हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल लेनस्टाई टेक इन्फो में स्वागत है। अभिनंदन है। रोज़ की भांति आज फिर सेट नंबर 7 के लेके आए हैं, जो कि इस बार के रेलवे ग्रुप डी 2018 में सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में अभी तक पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो घर्षण जो है फ्रेंड्स, जब आप देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी हेक्सा ब्लेड वगैरह लेके आप किसी छड़ वगैरह को काटते हैं, लगातार एक ही स्थान पर चलने के कारण क्या होता है कि छड़ जो है या हेक्सा ब्लेड वगैरह है जो गर्म हो जाता है। ठीक, और जिसके कारण पत्ती टूटने की भी डर रहती है। इसी कारण जब देखेंगे बड़े बड़े प्लांटों में जहाँ पे रेती वगैरह से काटे जाते हैं, वहाँ पे निरंतर ठंडे पानी का छिड़काव किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण अगर आप जहाँ पे होता है तो उसके द्वारा क्षय नहीं होता, वो तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर घर्षण की बात करें फ्रेंड्स, तो घर्षण बल का परिभाषा क्या होता है? घर्षण बल एक प्रकार का वह बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, कैसा लगता है? हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल को क्षयकारी बल भी कहते हैं। इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। ठीक, अगर आप लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं तो जैसे स्नेहक में क्या क्या प्रयोग करते हैं, जैसे तेल हुआ, मोबिल हुआ, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। अगर आप मशीनों में देखेंगे, कई सारे प्लांट वगैरह में जाएंगे तो ये इसी सब स्नेहक का प्रयोग किया जाता है गियर वगैरह में। ठीक है, ताकि जो कि घर्षण कम हो जाए और हमारा जो है कि गियर वगैरह अच्छा से चले। ठीक है, सो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था कि एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घट जाती है। मान लीजिए किसी वस्तु को h ऊंचाई पर हमने फेंका। ठीक, तो प्रारंभिक वेग u से हमने किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, वस्तु के रूप में मान लीजिए आपने गेंद को ऊपर की ओर फेंका। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स, उस गेंद पर एक बल कार्य करने लगता है, जिस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण। तो उसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, जो कि उस पिंड पे लगता है। इसी कारण उस गेंद का स्पीड धीरे 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 क्या होता है? कम होने लगता है और वह कुछ समय बाद ऊपर एक समय ऐसा आता है कि गेंद स्थिर अवस्था में हो जाता है। ठीक, कह सकते हैं कि वहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होगा कि जो गेंद है उसकी स्थिरता बढ़ जाएगा और गतिज ऊर्जा घट जाती है और अंतिम वेग इस कंडीशन में भी 0 हो जाता है और पुनः वह गेंद पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे खिंचा चला आता है। जैसे कि आप दैनिक जीवन में जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो आप जब बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर जाते 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 गेंद की स्पीड धीरे धीरे कम होती है, उसके बाद वो नीचे की ओर गिर जाती है। ठीक, अब चलते हैं फ्रेंड्स और एक इसके द्वारा टोटल दूरी की बात करें फ्रेंड्स, तो एच स्पीड से गया और एच इसका मतलब स्पीड से नीचे आया तो कितना हो जाएगा? टोटल दूरी 2h हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार वह सभी मात्रक इकाई को देख लेते हैं जहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है दाब का यूनिट इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा दाब का होता है पास्कल। इसी प्रकार ध्वनि की तीव्रता प्रबलता का डेसिमल। ठीक, उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, नौ संचालन दूरी का नॉटिकल मील, उष्मा का कैलोरी, विद्युत विभवांतर का वोल्ट, ताप का सेल्सियस, आवृत्ति का हर्ट्ज जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, जल बहाव का क्यूसेक, ओजोन परत की मोटाई का डाप्सन, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन और चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, समकोण का रेडियन। ठीक है, तो ये सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हम इमेज में सारे प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, कंडीशन को, कि अवतल दर्पण पर जब वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, चलिए डाउट क्लियर हो जाएगा ऐसे। तो फ्रेंड्स चित्र में देखिए, ये है आपतित किरण, आती हुई किरण, ये है अवतल दर्पण, टकराने के बाद हमारा प्रकाश जो है इस फोकस पे काट रही है। ठीक है, और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है जब वस्तु अनंत पे होता है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में वस्तु जो है अनंत पर जब रखा जाता है तो उस कंडीशन पे जो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। और प्रतिबिंब का आकार की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वो प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? सी से परे रखते हैं, मतलब सी से थोड़ा दूर पे रखते हैं, उस कंडीशन में फ्रेंड्स जो हमारा प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनता है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। और प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, 7वें कंडीशन में खाली बदलता है। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ रखे थे हम फ्रेंड्स? सी से परे, सी से थोड़ा दूर, तो कैसा बना था? छोटा बना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3। जब अवतल दर्पण में वस्तु जो है वक्रता केंद्र सी पे रखा जाता है तो उस कंडीशन पे जो प्रतिबिंब है सी पर ही बनता है, समान आकार का, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा समान आकार का बनता है। कब? जब वक्रता केंद्र सी पर आप वस्तु को रखेंगे। ठीक है, 4थे नंबर पे जब आप वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखेंगे, सी तथा एफ के बीच में रखेंगे, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन पे जो वस्तु है सी से परे मतलब सी से थोड़ा दूर बनेगा, आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, और जब फ्रेंड्स वस्तु को एफ पे रखते हैं उस कंडीशन में वस्तु जो है अनंत पर बनता है। ठीक, और जो है कि अनंत पर तो बनता ही, और वस्तु जो है अत्यधिक आवर्धित मतलब वस्तु बहुत बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक, और लास्ट कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है फ्रेंड्स? दर्पण के पीछे बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक, ये लास्ट कंडीशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छठा कंडीशन कहते हैं। इसी कंडीशन में फ्रेंड्स कहाँ बनता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक, कभी कभी यहाँ से भी पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि उपयोग से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण का फ्रेंड्स टार्च में, सर्च लाइटों में, वाहन के हेडलाइटों में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वाहन के हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पूंज किरण में प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार सेविंग दर्पणों में जो है कि जो सेविंग वगैरह करते हैं आपके वो लोग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दांत के डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी रखते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण से सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिए और उसका कंडीशन जहाँ जहाँ बनता है और इसका उपयोग वगैरह सब देख लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है कि कौन कौन से तत्व कौन कौन से वर्ग में स्थित जो है इम्पोर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं वहाँ से, उसको एक बार पीरियाडिक टेबल में देख लेते हैं कि कौन कौन सा वर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस आवर्त सारणी में सबसे पहले आप हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, फ्रांसियम वगैरह आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, उसी प्रकार फ्रेंड्स आप जो है कि दूसरे वर्ग के तत्व बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप जो है कि वर्ग 18 जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन अक्री गैस से कहते हैं। ठीक है, ये वर्ग 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आप कार्बन परिवार के तत्व को देख लीजिएगा, नाइट्रोजन परिवार के तत्व को देख लीजिएगा, और कुछ हैलोजन परिवार जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन वगैरह जो है ये
इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप एक चीज़ और करिएगा, कम से कम 40 तत्वों को याद कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन, जैसे बोले हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ऐसे करके 40 तक याद कर लीजिएगा, जिससे परीक्षा में आपका एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था फ्रेंड्स कि किसी व्यक्ति के द्वारा बेकिंग सोडा लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। क्या लेने से? बेकिंग सोडा लेने से। फ्रेंड्स बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा जो है इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। इसको NaHCO3 से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसका अगर हम निर्माण की बात करें तो जब हम क्या करते हैं, Na2CO3 को ठंडे सांद्र विलयन में CO2 गैस जब प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद ठोस के रूप में अवक्षेपित होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेकिंग सोडा समझ में आ गया, इसे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। खाने वाला सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसका हम रासायनिक अभिक्रिया भी देख लिए, ठीक है। और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो मैंने पहले सेट में बताया था, इसके पहले सेट में, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम जो कैसे बनता है, तो सबसे पहले आप देखे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो आजकल जितने भी सारे जो घरों में आप सीलिंग वगैरह जो बनते हैं, डिजाइनिंग किया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। साथ ही साथ अगर आप दिवाली में अगर देखे होंगे जितनी सारी गणेश भगवान की मूर्ति या लक्ष्मी भगवान की मूर्ति जो बनती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनता है, ठीक है। और डॉक्टर वगैरह जो हाथ पैर अगर टूट जाते हैं एक्सीडेंटल के दौरान, तो वहाँ पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 और ½ H2O, ये हुए फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। जो ½ H2O है, इसे हम इसी को हम लोग कहते हैं हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट, ठीक फ्रेंड्स। जिप्सम को अगर हम क्या करें, तो फ्रेंड्स जब हम जिप्सम को जो है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O, ठीक है, ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये था रासायनिक समीकरण कैसे हम प्राप्त करते हैं जिप्सम को, ठीक है फ्रेंड्स, यूज हमने बता दिया था। और कभी कभी फ्रेंड्स ये सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस बार कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। तो जड़त्व की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी परिभाषा क्या होता है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, अगर वह वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा, ठीक है। और जड़त्व का जो बात करें तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है, ठीक है। जिन्होंने न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि मान लीजिए कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर बाय बल लगाकर ना रोका जाए, ठीक है। तो न्यूटन के नियम से कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी पूछते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने के कारण यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये है न्यूटन का एग्जाम्पल। और सारे भी होते हैं, जैसे दरी को झड़ी से पीटते समय आप क्या देखते हैं, धूल देखते हैं। और पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने पर फूल पत्ती फल वगैरह नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और देखे होंगे जैसे कांच में पत्थर मारने से फूट जाता है तथा गोली मारने से छेद हो जाता है, ठीक है। तो ये सब फ्रेंड्स जो है कि न्यूटन साहब ने जो पहला नियम दिया था जड़त्व पे आधारित था, उस पर ये आधारित एग्जाम्पल थे जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। ठीक है, तो हमने इसके पहले इकाई से संबंधित सारा चीज़ देख लिए थे कि कौन सा चीज़ का इकाई क्या है, उसको वहाँ से जाके फिर से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? पपीता का पौधा प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, फिर से पढ़ते हैं। पपीता का पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। क्या कायिक परिवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट, मानिए फ्रेंड्स, ये हमारा कमल गुलाब के फूल का डंडा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम दूसरे गुलाब के फूल के, जो दूसरे कलर के गुलाब के फूल होते हैं, उसको अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका भी भरण पोषण होने लगता है और वो भी पौधा जो है कि फूल देने लगता है। ठीक है, तो इसी क्रिया को कहते हैं कायिक प्रवर्धन, या आप इसे कह सकते हैं कि यह मनुष्य की कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधा पैदा करने हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलिंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसे बांध देते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, आप पपीते के पौधे में या पेड़ में आप इस कायिक प्रवर्धन को कभी नहीं देखे होंगे। आप कभी नहीं देखे होंगे कि पपीते के टहनी वगैरह में आप दूसरा पपीता को जोड़ देंगे तो पपीता बढ़ जाएगा। ऐसा पपीते के पेड़ में नहीं होता है। आप गुलाब के पेड़ पौधे में ज़रूर देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये छोटी सी मेहनत अगर आप लोगों को कोई अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।